दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बॉन्डिंग के बारे में। यानी बॉन्डिंग किस तरह से होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सीरीज हम लोगों ने चला रखी थी उसमें पिछले वीडियोस में हम लोगों ने बात कर चुके हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनका नोमेनक्लेचर कैसे होता है, कितने तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो सकते हैं, इनमें आइसोमेरिज्म क्या होती है, कौन कौन सी आइसोमेरिज्म ये शो करते हैं। तो वो सब हम लोग पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग बात करते हैं बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बॉन्डिंग के कौन कौन से सिद्धांत काम करते हैं। देखो कुछ सिद्धांत काम करते हैं जैसे वर्नर थ्योरी है, वीबीटी सिद्धांत है, सीएफटी सिद्धांत है, ये सभी सिद्धांत एलएफटी वगैरह भी हैं। ये सभी सिद्धांत क्या करते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करते हैं। सीएफटी थ्योरी के बारे में, एलएफटी थ्योरी के बारे में पिछले वीडियोस में हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बॉन्डिंग को समझाने के लिए वर्नर थ्योरी और वीबीटी सिद्धांत की। तो देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखो वर्नर थ्योरी यानी वर्नर ने ये सिद्धांत दिया था और इस सिद्धांत के लिए वर्नर को 1913 यानी 1913 में नोबेल प्राइज मिल चुका है। यानी कितना इंपॉर्टेंट ये खोज रही होगी कि इसकी वजह से वर्नर को नोबेल प्राइज मिला है 1913 में यानी 1913 में। वर्नर ने ये बताया कि ये बॉन्डिंग किस तरह से करते हैं। जो मेटल होती है, देखो दो चीज होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की अगर हम लोग बात करें, एक तो होती है मेटल और एक होते हैं लिगेंड। वर्नर ने ये बताया कि मेटल और लिगेंड किस तरह से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो इसने क्या एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट कैसा किया, इसने COCl3 की NH3 के साथ यानी अमोनिया के साथ रिएक्शंस करवाई। इसने NH3 ज़्यादा मात्रा में ली यानी अमोनिया को थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लेकर COCl3 के साथ जब रिएक्शन करवाया तो जो कंपाउंड बना उसका कलर आया नारंगी कलर यानी ऑरेंज कलर आता है। इसने उसमें थोड़ी मात्रा में वाटर मिलाया, जल मिलाया। जल को मिलाने के बाद जब देखा तो रंग चेंज हो गया यानी कलर चेंज हो गया। कैसा कलर आ गया, गुलाबी कलर आ गया। उसने थोड़ा और एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद NH3 की मात्रा को थोड़ा कम किया और जो COCl3 है उसके साथ रिएक्ट करवाया। उसमें फिर इसने एक चेंज देखा। चेंज क्या देखा कि इस वक्त कलर कैसा आ रहा है, इसका बैंगनी यानी पर्पल कलर आ रहा है। जब ये सब चीजें इसने देखी तो इसके मन में थोड़ी जिज्ञासा हुई कि एक्सपेरिमेंट को और बढ़ाना चाहिए। देखिए कहाँ तक एक्सपेरिमेंट चलता है। इसने NH3 के जो क्वांटिटी उसको थोड़ा और कम किया। वहां फिर इसने देखा तो कलर दो तरह के आए, हरा और बैंगनी। हरा और बैंगनी, हरा या बैंगनी नहीं कह रहा हूं मैं, हरा और बैंगनी। यानी जो 4NH3 के रूप में जो कंपाउंड मिलता है उसमें दो आइसोमर होते हैं, एक का कलर होता है हरा और दूसरे का कलर होता है बैंगनी। यानी दो समावयवी रूप प्राप्त होते हैं जिनमें एक का कलर हरा होगा और एक का कलर होगा बैंगनी। फिर इसने NH3 को और कम किया। NH3 की मात्रा और कम की तो इसने देखा कि कलर आ रहा है नीला हरा। यानी हर बार इसको नई नई चीज देखने को मिल रही है, नई नई चीज देखने को मिल रही है। इसका मतलब अब ये तो पूरा था तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही जिसमें NH3 के मोल हैं ये, ठीक है। COCl3 इसने लिया, रिएक्ट करवाया, रिएक्ट करवा के देखा तो इसमें अलग अलग तरह के रिजल्ट्स आ रहे थे इसके पास। तो वर्नर ने डिसाइड किया कि इसमें दो तरह की जो वैलेंसीज होती है यानी दो तरह की संयोजकताएं इनमें होती हैं। एक को उसने नाम दिया प्राथमिक संयोजकता और एक को नाम दिया द्वितीयक संयोजकता। जैसा कि हम लोग इधर देख सकते हैं दो तरह की वैलेंसीज ये हो गई। एक को नाम दे दिया गया प्राइमरी वैलेंसी और एक को नाम दे दिया गया सेकेंडरी वैलेंसी। अब यहाँ हम लोग देख सकते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज ये होती हैं। कौन कौन सी होती है, एक डायग्राम हम लोगों ने बनाया है अकॉर्डिंग टू वर्नर। यानी वर्नर के अकॉर्डिंग ये जो Cl जुड़े हुए हैं, क्लोराइड आयन जुड़े हुए हैं, इन सबको तो इसने कहा प्राइमरी वैलेंसी यानी प्राथमिक संयोजकता। और जो जुड़े हुए हैं NH3 यानी अमोनिया लिगेंड जो जुड़े हुए हैं उसको इसने कहा सेकेंडरी यानी द्वितीयक संयोजकता। जो एमीन जुड़ा हुआ है लिगेंड के रूप में एमीन, वैसे इसको अमोनिया बोलते हैं, तो इसके लिए जो इसको इसने नाम दिया सेकेंडरी संयोजकता। यानी ये तो हो गई प्राइमरी संयोजकता और ये हो गई सेकेंडरी संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता। तो इस तरह से इसने बताया कि दोनों ही संयोजकताएं होती हैं वो कोबाल्ट की हैं।
यानी सभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से किससे जुड़े हुए हैं? कोबाल्ट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, कोबाल्ट से जुड़े हुए हैं। तो इसमें इसने बताया कि प्राथमिक जो संयोजकता होती है, प्राइमरी जो वैलेंसी होती है, उसमें क्या क्या खास बातें हो सकती हैं। तो इसने बताया कि प्राइमरी जो वैलेंसी वो आयनिक भी हो सकती है। प्राइमरी वैलेंसी है वो आयनिक होती है इस तरह की, यानी ये हमेशा इस पर चार्ज होगा ही होगा, और मोस्टली चार्ज कौन सा होगा? इस पर नेगेटिव होगा। यानी प्राथमिक जो संयोजकता है वर्नर के अकॉर्डिंग वो नेगेटिव चार्ज होगी। ठीक है, इसके बाद इसने बताया इससे हम लोग क्या पता कर सकते हैं? मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट पता कर सकते हैं, यानी धातु पर कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था है इसका पता हम लोग लगा सकते हैं। उसके बाद इसने देखा कि जो दूसरी संयोजकता होती है, सेकेंडरी संयोजकता, ये किस चीज में किस तरह की हो सकती है? तो इसने बताया कि ये आयनिक भी हो सकती है और सहसंयोजक भी हो सकती है। यानी हो सकता है कि ये आयनिक बॉन्ड भी बनाती हो मेटल के साथ और कोवलेंट बॉन्ड भी बनाती हो, दोनों बना सकती है। आयनिक भी बना सकती है और कोवलेंट भी बना सकती है। इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आयनिक ही बनाएगी या कोवलेंट ही बनाएगी। तो सेकेंडरी जो संयोजकता होती है वो इस तरह की होती है। इसलिए साथ में ये भी बताया कि जो सेकेंडरी जो संयोजकता है वो न्यूट्रल भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। जैसा हम लोग पढ़ते हैं, लिगेंड उदासीन भी होते हैं, नेगेटिवली चार्ज भी होते हैं। तो उसने बताया कि ये वाली संयोजकता नेगेटिव यानी चार्ज भी हो सकती है, नेगेटिव या पॉजिटिव, और न्यूट्रल भी हो सकती है, यानी उदासीन भी हो सकती है। जैसे बहुत से लिगेंड, जैसे कार्बोनिल है, एमीन है, बहुत से लिगेंड ऐसे होते हैं जो जिन पर कोई चार्ज नहीं होता, यानी जीरो चार्ज होता है, जीरो आवेश उन पर होता है। तो इस तरह से इसने दोनों तरह की जो संयोजकताएं हैं उनको एक्सप्लेन किया। या डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं, ये तो है प्राइमरी संयोजकता और ये है इसकी सेकेंडरी संयोजकता। अब वो प्राइमरी और सेकेंडरी संयोजकता तो ठीक है, इसने बॉन्डिंग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। कुछ एक्सपेरिमेंट भी इसने किए। किस तरह के एक्सपेरिमेंट किए उनको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखो, इसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। यहाँ पर इसने क्या किया, जो भी COCl3 के साथ 6 NH3 लिए या 5 NH3 लिए, 4 NH3 लिए, जितने भी तरह के एमीन लिगेंड को लिया, यानी अमोनिया को लिया, उसमें इसने AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट को डालकर और रिजल्ट को चेक किया कि कैसा रिजल्ट आता है। तो इसने COCl3 और 6 NH3 में जब AgNO3 को डाला 6 NH3 वाले में, तो इसको 3 मोल AgCl के प्राप्त हुए। अब 3 मोल AgCl का मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है ये कुछ इस तरह से हो सकता है, जिसको हम लोग यहाँ बना लेते हैं। 3 मोल AgCl का मतलब CO NH3 इससे जुड़े हुए हैं, 6 NH3 तो यहाँ जुड़े हुए हैं, और 3 Cl नेगेटिव आयन जो है वो इसमें होंगे। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं NH3 और ये NH3। यहाँ पर ये जो 3 मोल AgCl मिलते हैं, ये इस चीज को एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पर 3 Cl नेगेटिव आयन उपस्थित है। यानी इस स्ट्रक्चर को हम लोग यूं लिख सकते हैं। इसका मतलब ये तो प्राइमरी संयोजकता थी, नेगेटिव ही रहेगी, ठीक है। ये सेकेंडरी संयोजकता है जो कि इस तरह से होती है और इस तरह से रिएक्शन करती है। यानी जब रिएक्शन हुई उसमें ये पूरा आयन, संकुल आयन, ये जो है वो एक साथ रिएक्शन कर रहा है। इसमें ये अलग अलग नहीं हो रहे हैं जितने भी लिगेंड और मेटल हैं, लेकिन ये अलग होकर के रिएक्शन कर रहा है। इसका मतलब साफ है कि Cl नेगेटिव के रूप में वहां पर क्या है, आयन उपस्थित है। तो AgNO3 के साथ जब रिएक्ट करवाया गया तो हम यहां पर देखा गया कि 3 मोल AgCl मिलते हैं। जब इसने वापस से और रिएक्शन किया और COCl3 और 5 NH3 की अभिक्रिया करवाई इसने, तो रिजल्ट फिर से डिफरेंट आ गए। अब सबसे पहले हम लोग देखें COCl3 5 NH3 किस तरह से जुड़े हो सकते हैं। भाई Cl जो क्लोराइड आयन है वो तो 3 ही है, लेकिन एक NH3 को इसने क्या कर दिया, कम करके देखा कि कम करने से देखिए रिजल्ट कैसे आते हैं। तो जब इसने इसको कम किया तो इस स्ट्रक्चर को मैं यहीं बना लेता हूं। तो एक Cl नेगेटिव आयन को जैसे इसने कम कर दिया, लेकिन बाकी चीजें इसने वैसे ही रखी, यानी बाकी चीजों में इसने कोई चेंजेस नहीं किए। तो इसके अकॉर्डिंग देखो, यहां पर Cl जो है एक NH3 के हटने के बाद जो Cl लिगेंड है, यानी क्लोराइड लिगेंड है, क्लोरिडो लिगेंड है, वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों संयोजकताओं का काम करता है।
कैसे करता है, देखो यहाँ पर एक Cl हटाने के बाद, माफ कीजिए, एक NH3 को हटाने के बाद जो Cl नेगेटिव लिगेंड है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों संयोजकताओं का काम करता है। तो उस कंडीशन में भी रिजल्ट देखे गए। अगर 4NH3 के कंडीशन में भी रिजल्ट देखे गए। 4NH3 में क्या होता है कि एक और NH3 हट जाएगा, उसकी जगह भी Cl आ रहा है। Cl वहां भी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का काम करता है। यानी सबसे पहले जब 5NH3 के लिए रिजल्ट देखा गया, तो 5NH3 के लिए रिजल्ट देखा गया तो इसको 2 मोल AgCl प्राप्त होते हैं, 2 मोल AgCl। इसका मतलब ये हुआ कि एक Cl नेगेटिव आयन जो कि पहले प्राइमरी संयोजकता के रूप में था, वो अब हो गया है सेकेंडरी संयोजकता के रूप में। और बचे हुए जो 2 Cl नेगेटिव आयन हैं वो अब रिएक्शन कर रहे हैं और 2 मोल AgCl आ गया। ऐसे ही इसने जब 4NH3 वाले के साथ अभिक्रिया की, यानी COCl3 4NH3, इसके साथ रिएक्शन की, तो इसकी स्ट्रक्चर भी हम लोग यहां बना सकते हैं। एक NH3 यहां से हट गया और ये जो Cl नेगेटिव लिगेंड है ये यहां पर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों संयोजकताओं का काम कर रहा है। तो उस कंडीशन में जब 4NH3 के साथ रिएक्शन कराएगा, यानी COCl3 4NH3 के साथ, तो यहां सिर्फ 1 मोल NaCl वो AgCl प्राप्त होता है। 1 मोल AgCl क्यों प्राप्त हुआ? ओनली अब यही प्राइमरी संयोजकता के रूप में है। तो इस कंडीशन में देखा गया तो यहां पर ये दोनों Cl आयन हैं, Cl नेगेटिव आयन हैं, NH3 के हटने के बाद द्वितीयक संयोजकता के रूप में हो गए। तो उस कंडीशन में सिर्फ एक Cl नेगेटिव आयन फ्री है, तो 1 मोल AgCl प्राप्त हुआ हमें। फिर इसने क्या किया, एक और NH3 को हटा दिया। एक और NH3 को जब हटा दिया तो उस कंडीशन में जो एक Cl नेगेटिव आयन था वो भी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों संयोजकताओं का काम करने लग गया, यानी प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी। और उस कंडीशन में जब AgNO3 उसमें मिलाया गया, यानी सिल्वर नाइट्रेट जब उसमें मिलाया गया, तो कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं हुआ, यानी AgCl प्राप्त नहीं हुआ। इससे एक बात साफ होती है कि इस वाली स्ट्रक्चर में कोई भी Cl नेगेटिव आयन फ्री नहीं है रिएक्शन करने के लिए, वो सेकेंडरी संयोजकता के रूप में कन्वर्ट हो चुके हैं। इस तरह से जो वर्नर है उसने बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया कि 2 तरह की संयोजकताएं होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी संयोजकता आयनिक होगी, सेकेंडरी जो संयोजकता है वो आयनिक भी हो सकती है और कोवलेंट भी हो सकती है। इस तरह से बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया गया, जिसके लिए इसको 1913 में नोबेल प्राइज मिला। यानी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजों को इसने एक्सप्लेन किया इसके जरिए, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। तो ये है वर्नर थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग हम चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वर्नर ने ये सारी चीजें बताई इस तरह से। ये तो थी वर्नर थ्योरी। आगे कुछ और सिद्धांत आए, जैसे मैंने आपको बताया था वीबीटी सिद्धांत को हम लोग यहाँ एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं वीबीटी सिद्धांत के बारे में, यानी वीबीटी सिद्धांत चीजों को कैसे एक्सप्लेन करता है, या वीबीटी सिद्धांत कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग को कैसे एक्सप्लेन करता है। तो आइए चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में, यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो चीजों को किस तरीके से एक्सप्लेन करती है, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग को कैसे एक्सप्लेन करती है। देखो, जहां वीबीटी थ्योरी आ गई वहां दिमाग में एक बात अच्छे से आ जानी चाहिए कि अब हम जो बॉन्ड बनाएंगे वो सह संयोजक मानकर बनाएंगे, यानी जो भी एक्सप्लेनेशन होगा वो बॉन्ड यानी मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसको कोवलेंट यानी सह संयोजक बॉन्ड मानकर चीजों को एक्सप्लेन किया जाएगा। जहां वीबीटी सिद्धांत आता है तो पहली चीज मैंने आपको बताई कि वीबीटी सिद्धांत आता है वो किसको एक्सप्लेन करता है, कोवलेंट बॉन्ड को, यानी कोवलेंट बॉन्ड जो होगा उस वो मानकर चीजों को एक्सप्लेन किया जाएगा। अब कोवलेंट बॉन्ड होगा तो सीधी सी बात है, वीबीटी सिद्धांत में हम लोग पढ़ते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन भी आता है। वीबीटी सिद्धांत कोवलेंट बॉन्ड के बनने को हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण के द्वारा एक्सप्लेन करता है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आ गई हमारे पास यहां, हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण। हाइब्रिडाइजेशन, 2 इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई। एक तो बॉन्ड जो बनता है वीबीटी सिद्धांत के अकॉर्डिंग वो बनता है कोवलेंट बॉन्ड मेटल और लिगेंड के बीच में, और ये एक्सप्लेनेशन
ये एक्सप्लेन होता है हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा, यानी संकरण इस चीज को एक्सप्लेन करता है कि बॉन्ड कैसा बनता है। अब आगे की बातें करते हैं। देखो आगे की बात ये है कि कोवलेंट बॉन्ड के बनने को हम लोग समझते हैं। जो पिछले वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, उसमें अच्छे से समझाया कि जब एक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ बॉन्ड बनता है तो वीबीटी ये कहती है कि एक परमाणु के अनपेड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल्स यानी कक्षक और दूसरे परमाणु के अनपेड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, यानी अतिव्यापन होता है और फिर इलेक्ट्रॉन का साझा होता है और बॉन्ड बनता है। ऐसा भी हो सकता है कि बॉन्ड बनाने वाला जो इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड बनाने वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों परमाणुओं के एक एक हों। ये भी हो सकता है कि बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु के पास हो, दूसरे का कक्षक पूरी तरह से खाली हो, तो भी जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड बनेगा कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह से हम लोग कोवलेंट बॉन्ड के बनने को एक्सप्लेन करते हैं। अब दूसरी बात आती है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जहां आ जाता है वो इस चीज को और भी स्ट्रॉन्ग करता है कि बॉन्ड कोवलेंट बन रहा है। कैसे? हाइब्रिडाइजेशन इस तरह से, देखो कोवलेंट बॉन्ड के लिए तो हम लोग जान चुके हैं कि किस पे बेस्ड होता है, ओवरलैपिंग। जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी ओवरलैपिंग पे ये बेस्ड होता है। अब हम लोग बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। देखो हाइब्रिडाइजेशन के लिए सबसे खास बात क्या है, जब दो लगभग समान ऊर्जा या दो असमान ऊर्जा के परमाणु कक्षक परस्पर मिलते हैं तो लगभग समान ऊर्जा या समान आकृति के परमाणु कक्षक बनते हैं। जो कक्षक बनेंगे समान ऊर्जा और समान आकृति के बनेंगे, उन कक्षकों को हम लोग कहते हैं संकर कक्षक, और ये प्रोसीजर कहलाता है संकरण। जैसे मान लीजिए एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है, दोनों में ओवरलैपिंग होगी। देखो s और p दोनों की आकृति असमान है, ठीक है, लेकिन अगर ये 2s और 2p हो तो कोश तो इनमें दूसरा ही आ रहा है, यानी शेल तो दूसरा ही है। s और p सब शेल है, तो यहाँ जब शेल यानी कोश सेम होता है, उनकी कक्षा सेम होती है, तो एनर्जी लगभग समान होती है, ज्यादा डिफरेंस एनर्जी का होता नहीं है। तो लगभग समान ऊर्जा और असमान आकृति के जब परमाणु कक्षक ऑर्बिटल्स परस्पर अतिव्यापन करते हैं और समान ऊर्जा और समान आकृति, यानी जब इनका ओवरलैपिंग होगी तो इसी तरह के ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो समान ऊर्जा और समान आकृति के संकर कक्षक बनाते हैं, तो ये प्रोसीजर क्या कहलाता है? संकरण कहलाता है। अगर एक s और एक p ऑर्बिटल्स भाग ले रहे हैं संकरण में, तो दो ही ऑर्बिटल्स बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दो ही बनेंगे, लेकिन उनका शेप जो ज्योमेट्री उनकी वो अलग हो जाएगी। इसी तरह से अगर एक s और दो p ऑर्बिटल्स भाग लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, तो तीन ही ऑर्बिटल्स बनेंगे, तीन ही कक्षक बनेंगे संकर कक्षक। इन तीनों की जो शेप है वो सेम होगी इस तरह से, जिसमें एक पाली होती है बड़ी, यानी एक जो लॉब है इसकी बड़ी है और एक छोटी होती है। और अच्छे से अपन लोगों ने एक्सप्लेन कर रखा है कि बड़ी जो लॉब होती है वो ही बॉन्डिंग में भाग लेती है, छोटी लॉब का कोई काम नहीं होता है। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि इस तरह से परमाणु कक्षक अतिव्यापन करते हैं तो संकर कक्षक बनते हैं, और इस प्रोसीजर को हम लोग कहते हैं संकरण। संकर कक्षक समान ऊर्जा के होंगे सारे, इनकी आकृतियां भी समान होगी। अच्छा, संकरण तक तो हम लोग आ गए। अब क्या क्या फायदा होता है संकरण से? तो संकरण अगर पता लग जाता है हमें, यानी हाइब्रिडाइजेशन पता लग जाता है, तो हम लोग किसी भी कंपाउंड की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन कर सकते हैं। किसी भी जो कंपाउंड है उसकी ज्योमेट्री को एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो कैसे, अगर मान लीजिए संकरण sp3 आ रहा है तो हमें पता लग जाता है कि ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अगर संकरण dsp2 आ रहा है तो हम लोग समझ जाएंगे कि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगी। अगर संकरण d2sp3 आ रहा है या sp3d2 आ रहा है तो हम लोग समझ सकते हैं कि ज्योमेट्री जो होगी वो कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी।
यानी संकरण अगर डिसाइड हो जाता है उसके बाद ज्योमेट्री भी डिसाइड हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग संकरण के आधार पर चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वीवीटी सिद्धांत जितनी भी चीजों को एक्सप्लेन करता है वो करता है संकरण के आधार पर। तो और संकरण में एक खास बात और होती है, इनकी जो बॉन्ड बनते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, संकर कक्षक जो बॉन्ड बनाते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं और सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं, पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं। सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं। तो ये सब तो चीजें थी संकरण के बारे में। अब संकरण के बारे में जब चीजें एक्सप्लेन करते हैं हम लोग, तो फिर कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि जैसे क्या क्या चीजें इसमें हो सकती हैं। हम लोग यहां देखते हैं, यहां हम लोग देखते हैं कुछ चीजें, जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं FeCN6 और 3 नेगेटिव। यहां पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि जो मेटल है उस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि Fe जो है यानी मेटल है वो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब यहां देखते हैं आयरन है, मेन मेटल आयरन है यहां पर, उसके लिए एटॉमिक नंबर होता है 26। तो यहां पर 26 होगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ऑर्गन 3d6 एंड 4s2। 26 हो गए, 18 तो यहां ऑर्गन में आ गए, 2 यहां आ गए और 6 यहां आ गए, 26 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 4p ऑर्बिटल हम लोग बना लेते हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है लेकिन वैकेंट ये रह जाएगा। इस कंडीशन में हम लोग देखें तो देखो हम लोग देख सकते हैं d ऑर्बिटल्स में तो हमारे पास आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, 4s में हमारे पास है 2 इलेक्ट्रॉन्स और 4p हमारे पास है पूरा खाली। ये तो इसकी होती है ग्राउंड स्टेट। अब होता क्या है, आयरन यहां पर किस स्टेज में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेंगे और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी आ जाएगी। तो 3 इलेक्ट्रॉन जब इसमें से निकलेंगे तो सबसे बाहर का ऑर्बिटल तो कौन सा है, 4s। तो 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, एक निकलेगा 3d कक्षक में से। तो यहां पर Fe3 पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा D3d ऑर्बिटल में तो हो गए 5 इलेक्ट्रॉन्स और 4s खाली हो गया और 4p हमारे पास खाली ही था। इस तरह से हम चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब यहां तक हम लोग पहुंच चुके। अब देखो यहां पर लिगेंड कौन सा आ रहा है, साइनाइड। साइनाइड है प्रबल क्षेत्र लिगेंड। प्रबल क्षेत्र लिगेंड का मतलब ये होता है कि जैसे ही लिगेंड आएगा तो इलेक्ट्रॉन्स अंदर के कक्षकों में क्या हो जाएंगे, युग्मित हो जाएंगे, यानी इनका पेयरिंग हो जाएगी। यहां पर हम लोग देखें तो देखो Cn नेगेटिव जैसे लिगेंड आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका चेंज हो जाएगा। Cn नेगेटिव एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड यानी प्रबल क्षेत्र लिगेंड होने के कारण अब ये जो 5 इलेक्ट्रॉन हैं ये कोशिश करेंगे कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सके, फिर जब बचेंगे जो बच जाएंगे, यानी ये 5 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से अरेंज्ड हो जाएंगे। अब यहां पर 2 ऑर्बिटल्स d ऑर्बिटल्स खाली हो गए, 2 d ऑर्बिटल्स खाली हो गए, उसके बाद एक s और एक ये 3 p ऑर्बिटल्स। कितने लिगेंड हमें भरने हैं, 6 लिगेंड जोड़ने हैं। अब हमारे पास इस तरह से 6 ऑर्बिटल्स हो गए जिनमें साइनाइड लिगेंड जो है वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो अब लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके लिए उसको चाहिए खाली ऑर्बिटल्स। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देंगे तो वहां खाली ऑर्बिटल्स चाहिए, खाली ऑर्बिटल्स में जब भी तो 2 इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे। तो इस तरह से 6 साइनाइड लिगेंड जो है 2 d 1 s और 3 p ऑर्बिटल्स। तो कुल मिला के इनका संकरण क्या हो गया, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन हो गया, इसका D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और जैसे हाइब्रिडाइजेशन पता लगा हमें ये पता लग गया कि इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में ये होगा। तो इस तरह से संकरण से हम लोग वीबीटी में बॉन्डिंग एक्सप्लेन करते हैं और बॉन्डिंग इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि यहां पर खाली लिगेंड लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब लिगेंड देता है तो उसके लिए जरूरी है खाली ऑर्बिटल्स होना। तो खाली ऑर्बिटल्स इस तरह से हो जाएंगे। अब देखो संकरण जो होता है हाइब्रिडाइजेशन, उसकी एक खास बात होती है कि खाली कक्षक
भरे हुए कक्षक या अर्धपूर्ण कक्षक भी संकरण में भाग ले सकते हैं। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि खाली कक्षक संकरण में भाग नहीं लेंगे या हाफ फिल्ड जो ऑर्बिटल्स है वो संकरण नहीं शो करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सभी ऑर्बिटल्स संकरण शो कर सकते हैं और संकर और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो देख सकते हैं कि साइनाइड जो लिगेंड है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देते हैं इनके खाली कक्षकों में। संकरण यहाँ आ गया D2sp3। ये 6 कक्षक इन इलेक्ट्रॉन्स के आने से पहले हाइब्रिड हो जाएंगे, ओवरलैपिंग इनकी हो जाएगी और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यानी संकर कक्षक बना चुके होंगे, उनमें ये साइनाइड लिगेंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देते हैं। इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनती है। अब यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि संकरण हमें पता लग गया, 6 लिगेंड आ गए, तो यहां पर सीधी सी बात है इसकी ज्योमेट्री हमें पता लग गई। ज्योमेट्री कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल होगी। अब देखो यहां पर जब इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जब अंदर के कक्षकों में पेयर कर लेते हैं, पेयर्ड हो जाते हैं, यानी पेयरिंग इनकी हो जाती है, इस कंडीशन में जो संकुल बनता है यानी जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको बोलते हैं हम आंतरिक कक्षक संकुल। ठीक है, यानी इस कंडीशन में हम लोग देख सकते हैं कि जो डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी पेयरिंग हो गई। वीबीटी ने इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स है उनको नाम दिया है आंतरिक कक्षक संकुल, यानी इनर्ट ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। तो ये होते हैं वीबीटी सिद्धांत से हम लोग बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। अभी तो हम लोगों ने बात की D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। मान लीजिए sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन वाला कोई कंपाउंड हो, जैसे मान लीजिए यहां पर अगर हमारे पास Cn की जगह Cl होता, अगर यहां Cn की जगह Cl होता तो किस तरह की कंडीशंस हमें देखने को मिलती। इस कंडीशन में हम लोग देखें तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो कोई चेंज नहीं होगा। यहां हम लोगों ने लिख दिया Cl6। Cl पर भी चार्ज नेगेटिव ही होता है जो कि साइनाइड पर होता है। अब यहां पर इस कंडीशन में भी आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है? +3 ही आएगी। तो यहां तक तो सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन जब Cl नेगेटिव लिगेंड आएगा, Cl नेगेटिव लिगेंड एक वीक फील्ड लिगेंड होता है। जो अपनी स्पेक्ट्रम में रासायनिक श्रेणी हम लोगों ने पढ़ी है उसमें जो लिगेंड की प्रबलता का क्रम लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग Cl नेगेटिव एक वीक फील्ड यानी दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होता है। अगर ऐसा होता है तो उस कंडीशन में देखो, उस कंडीशन में यहां 4p0 है तो हम लोग लिख सकते हैं 4d भी यहां क्या होगा? 0 ही होगा। कक्षक तो है ठीक है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन हो चाहे ना हो। अगर हम लोग बात करें 5 इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल्स के तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 s 3 p और 2 d ऑर्बिटल्स मिलकर यानी 4d ऑर्बिटल्स मिलकर के sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। कब? जब वीक फील्ड लिगेंड होगा। वीक फील्ड लिगेंड होता है तो ये जो अंदर के 3d वाले इलेक्ट्रॉन हैं ये पेयर्ड नहीं होते हैं। अब जो लिगेंड आएगा वो बाहर के खाली ऑर्बिटल्स में ही इलेक्ट्रॉन देगा और बॉन्ड बनाएगा। तो यहां पर Cl नेगेटिव जब बॉन्ड बनाएगा तो यहां sp3d2 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं यानी sp3d2 उनमें लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा और बॉन्ड बना लेगा। इस तरह से वीबीटी सिद्धांत बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि इस तरह की स्थिति बनती है और ये सभी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल के खाली कक्षकों में दे रहे हैं। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। अब आप लोगों ने अगर नोटिस किया हो तो एक तरह तो होता है D2sp3, एक होता है sp3d2। देखो अगर आप लोगों ने नोटिस किया और ध्यान से वीडियो को देख रहे हो और समझ रहे हैं तो यहां आप लोग देख सकते हैं कि sp3d2 का मतलब ये होता है कि बाहर वाले यानी 4d ऑर्बिटल्स संकरण में भाग ले रहे हैं। हमने क्रम चेंज नहीं किया है, पहले s फिर 3 p ऑर्बिटल्स और फिर 2 d ऑर्बिटल्स संकरण में भाग ले रहे हैं। और जब पिछले एग्जांपल की हम लोगों ने बात की थी तो उसमें D2sp3 लिखा था। क्यों लिखा था? क्योंकि वहां पर अंदर के 2 d ऑर्बिटल्स यानी जो 3d ऑर्बिटल्स हैं उनमें से 2 d ऑर्बिटल्स फिर s और फिर 3 p ऑर्बिटल्स संकरण बना रहे थे यानी संकृत कक्षक बना रहे थे। तो इस तरह से इनके क्रम में चेंज करते नहीं है और 6 लिगेंड यहां आ जाते हैं। इस तरह से वीबीटी सिद्धांत द्वारा हम लोग बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर पाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में।
जितने भी हो। अब ये DsP2 संकरण की अगर हम लोग बात करेंगे तो DsP2 संकरण में स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगी। DsP2 संकरण के लिए पहले हम लोग जब संकरण का हम लोगों ने वीडियो डाला है उसमें संकरण को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखिए, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, उस वीडियो को जरूर देखिए। संकरण से संबंधित कोई भी समस्या आपकी होगी वो उन वीडियोस को देखने के बाद बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ ये हो गया VBT का एक्सप्लेनेशन कि कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड होते हैं उनमें बॉन्डिंग कैसे होती है। आगे हम लोग देखें तो अब आता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेज अकॉर्डिंग टू VBT। ये सब चीजें हम किसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करेंगे? VBT के अकॉर्डिंग, यानी संकुलों का जो स्थायित्व होता है, कौन से संकुल स्थायी होंगे कौन से नहीं होंगे, ये सब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे VBT के अकॉर्डिंग। तो VBT इसको एक्सप्लेन करने के लिए दो चीजें बताता है, एक तो इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी थ्योरी यानी विद्युत उदासीनता सिद्धांत, एक आती है बैक बॉन्डिंग जिसे हम लोग कहते हैं पाई बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग भी बोलते हैं। इन दो चीजों के द्वारा VBT सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा वो स्टेबल हो सकता है, यानी कोई भी जो बॉन्ड बनेंगे उनमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वो स्टेबल हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी जो थ्योरी है वो क्या कहती है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं, मान लीजिए कोई एग्जांपल ले रहा हूं मैं, अभी जो Fe CN6 लिया है उसी को हम लोग दोबारा ले लेते हैं। आयरन है, आयरन से 4 लिगेंड तो चारों कोनों पर जुड़ रखे हैं स्क्वायर की तरह से, और 2 लिगेंड जुड़ रखे हैं ऊपर और नीचे की ओर। इस तरह से मैंने कोई संकुल आयन ले लिया। अब देखो होता क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी थ्योरी की हम लोग बात करें कि विद्युत उदासीनता सिद्धांत क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है। देखो यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी CN लिगेंड है यानी साइनाइड लिगेंड है वो मेटल को लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं। 6 लिगेंड मिलकर के 12 इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं मेटल को। अब मेटल को इलेक्ट्रॉन्स इतनी ज्यादा संख्या में मिल रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन तो हम लोग जानते हैं कैसे नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं और मेटल्स को सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, और मेटल बेचारी होगी छोटी सी, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख पाएगी, और इलेक्ट्रॉन भी समान आवेश उन पर एक दूसरे को दूर भगाएंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होता है, मेटल अनस्टेबल हो जाता है। इस लड़ाई झगड़े को देखते हुए मेटल अनस्टेबल हो जाता है कि अब क्या किया जाए, पूरा नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक साथ कम जगह पर कम स्पेस में आ रहा है बिल्कुल, और इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो मेटल इस चार्ज को थोड़ा रिलीज करती है, यानी कम करती है अपने ऊपर से। उस कंडीशन में ये क्या करती है, वापस से साइनाइड जो लिगेंड है उनके विपरीत बंधी कक्षकों में, यानी वापस से साइनाइड के पास ही इलेक्ट्रॉन को भेजता है और खुद न्यूट्रल हो जाता है। इस तरह से चार्ज को रिलीज करने का जो प्रोसीजर है वो ही एक्सप्लेन किया जाता है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी थ्योरी में, यानी विद्युत उदासीनता सिद्धांत में। अभी क्या होगा, जैसे ही नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक जगह आ जाएगा, कम स्पेस में आ जाएगा, तो बड़ा अनस्टेबल हो जाएगा, दूर भगाएगा एक दूसरे को। उस कंडीशन में मेटल वापस से उनको रिलीज करती है, वापस से लिगेंड पर भेजती है। तो इसे ही हम लोग कहते हैं विद्युत उदासीनता सिद्धांत। और उस कंडीशन में मेटल स्टेबल होने की कोशिश कर रही है, यानी ये जो चीजें हैं वो मेटल की स्टेबिलिटी से रिलेटेड है, यानी मेटल स्टेबल होने की कोशिश कर रही है, वहां कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। तो इसे हम लोग कहते हैं विद्युत उदासीनता सिद्धांत। कैसे करता है वो हम लोग एक्सप्लेन करते हैं बैक बॉन्डिंग। ये जो रिलीज होता है, चार्ज रिलीज करता है मेटल, वो करता है बैक बॉन्डिंग के द्वारा। जैसे मान लो मेटल पर आवेश घनत्व ज्यादा हो गया है ना, इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है वो ज्यादा हो गई, तो मेटल क्या करती है, लिगेंड के जो विपरीत बंधी, अगर हम लोग MOT से चीजों को एक्सप्लेन करें तो 3 तरह के ऑर्बिटल्स बताए थे आपको, BMO जो बॉन्डिंग में भाग लेते हैं, NMO जो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेते हैं, और AMO भी नॉर्मली बॉन्डिंग में भाग नहीं लेते, लेकिन इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो मेटल क्या करती है कि जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं, इन इलेक्ट्रॉन को जो लिगेंड है उनके विपरीत बंधी कक्षक यानी एंटी बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होती है उनमें भेज देते हैं। उनमें भेज करके खुद को रिलैक्स करती है, रिलीज करती है चार्ज को, और वापस से फिर लिगेंड क्या करते हैं, लिगेंड वापस से मेटल को देते हैं और मेटल वापस से इसको देती है लिगेंड को। तो जब मेटल से लिगेंड की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं, यानी मेटल से
वापस लिगेंड की ओर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इनके विपरीत बंदी कक्षक जो कि खाली होते हैं, उनमें नॉर्मली बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं है। तो जब उनमें जा रहा है तो इस बॉन्डिंग को ही हम लोग कहते हैं पाई बॉन्डिंग या बैक बॉन्डिंग। ये तो हो गए सिग्मा बॉन्ड, तो उसको हम लोगों ने कह दिया पाई बॉन्ड, और इसी को बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, हिंदी में बोलते हैं पश्च बंधन। इससे क्या होता है, अब ये जो प्रोसीजर है ये बड़ी स्पीडली चलता है, यानी जैसे ही लिगेंड ने मेटल को इलेक्ट्रॉन दिए, मेटल ने लिगेंड को दिए, बड़ा तेजी से प्रोसीजर चल रहा है इस तरह से। तो ऐसा लगता है जैसे एक बार इलेक्ट्रॉन इधर आए, दूसरी बार इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो दो लाइनें बड़ी तेजी से बनती हुई दिखाई देती है कि वो कभी मिट ही नहीं रही हैं, सिर्फ बने जा रही हैं। तो इस तरह से एक बॉन्ड को बोला गया सिग्मा और दूसरे बॉन्ड को बोला गया पाई। इसकी वजह से अतिरिक्त स्थायित्व मिलता है किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, यानी किसी भी संकुल यौगिक को अतिरिक्त स्थायित्व मिल पाता है। तो ये थी बैक बॉन्डिंग। इसको हम लोग एक और एग्जांपल समझ लेते हैं जो बहुत बार एग्जाम्स में आता है, यहां हम लोग देख लेते हैं उसको। जैसे NiCO4, NiCO4 टेट्रा कार्बोनिल निकिल। अब देखो इसमें क्या होता है, यहां पर अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात की जाए तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। अगर निकिल है या कॉम्प्लेक्स है उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमें पता है कि इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ये मिलता है। अगर यहां पर हम लोग देखें तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कुछ इस तरह की होनी चाहिए, जैसे निकिल है, CO उससे जुड़ा हुआ है, 4 CO लिगेंड जुड़े हुए हैं। देखो CO लिगेंड के लिए एक खास बात मैंने बताई थी पिछले वीडियोस में कि CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसमें जो दाता परमाणु होता है, यानी मेटल को जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है वो होता है कार्बन। कार्बन यहाँ दाता इलेक्ट्रॉन है, यानी डोनर इलेक्ट्रॉन, डोनर एटम है जो कि मेटल को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, ऑक्सीजन नहीं है। तो इस तरह से ये बॉन्ड बनाते हैं। अब होता क्या है कि जब ये बॉन्ड बनाते हैं तो ऑक्सीजन पर केवल एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ। तो इस कंडीशन में इसी चीज को हम लोग अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो इसको और अच्छे से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर हमारे पास निकिल सेंटर में है, कार्बन यहां इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और हम लोग इसे इस तरह से शो कर सकते हैं कि कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो CO की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की है। ये तो चीजें एक्सप्लेन हो रही हैं सिग्मा बॉन्ड को, ये सब चीजें एक्सप्लेन कर रही हैं सिग्मा बॉन्ड के बनने को। अगर पाई बॉन्ड के बनने को एक्सप्लेन करें तो यहां से इलेक्ट्रॉन वापस किस ओर जाएंगे, मेटल की ओर चले जाएंगे। यानी यहां से इलेक्ट्रॉन अगर जाते हैं तो वापस से मेटल की ओर जाएंगे, मेटल से लिगेंड की ओर जाएंगे, और हम लोग उसे इस तरह से शो करेंगे। ये हो गया पाई बॉन्ड का एक्सप्लेनेशन। यानी ये जो मेटल से लिगेंड की ओर बॉन्ड बन रहा है वो ही होता है पाई बॉन्ड। तो यहाँ हम चीजों को, अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है, ये स्ट्रक्चर है, यही स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की भी हो सकती है। अगर इसी स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा और मॉडिफाई करके भी लिखूं तो ये स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सही मानी जाती है। जैसे मान लीजिए कई जगह आपको देखने को मिलेगी, निकिल है, यहाँ 2 बॉन्ड C और O, स्ट्रक्चर ये भी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस फर्क ये है कि यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर 2 होंगे। अब क्या है, कार्बन ने को ऑक्सीजन लोन पेयर नहीं दे रहा, इसका एक ऑर्बिटल खाली है। इस कंडीशन में भी हम लोग इस स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं, यानी O इस तरह से भी स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं। लेकिन उस कंडीशन में ऑक्सीजन पर लोन पेयर कितने रहेंगे, 2। अगर हम लोग और भी अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहें चीजों को तो देखो यहां पर क्या होता है, अगर इसकी हम लोग स्ट्रक्चर और पूरी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसे आती है इसकी, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को भी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि देखो यहां पर संकरण कौन सा आ रहा है, sp3 आ रहा है। सबसे पहले निकिल की बात करते हैं। निकिल का एटॉमिक नंबर होता है 28। अगर 28 होता है तो यहां पर देखो ऑर्गन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ऑर्गन 3d8 एंड 4s2, 4p यहां बिल्कुल खाली है। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन भरें तो यहां पर देखो 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाने हैं, जो कि इस तरह से भरे जाते हैं। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 4p यहां बिल्कुल खाली होगा।
अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो हाइब्रिड, देखो ये तो है इसकी ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन 4s से आ जाएगा 4p में, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं हिलेंगे, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन 4s से हमारे पास आ गया 4p में। मैंने बताया था दोनों के कोष तो बिल्कुल सेम है, तो एनर्जी लगभग समान होगी। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन जब 4p में आ जाएगा तो ये इसकी एक्साइटेड स्टेट होगी। अब देखो यहां पर 4 CO लिगेंड आने हैं, 4 CO लिगेंड आते हैं। सबसे पहले तो ये sp3 संकर कक्षक बनाते हैं, sp3 संकरण दिखाते हैं, जिनमें 4 CO लिगेंड आते हैं, और CO लिगेंड इस तरह से आ रहे हैं, C और ऑक्सीजन, या हम लोग इसको यूं भी शॉर्ट में भी लिख सकते हैं पूरी को, CO लिगेंड आ रहे हैं 4। लेकिन बॉन्डिंग का तरीका इनमें थोड़ा अलग होगा। यहां पर देखो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के साथ तो CO बॉन्ड बना रहा है सिग्मा बॉन्ड, यहां पर CO जो है वो एज ए लिगेंड पूरे जो दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दे रहा है इनके खाली ऑर्बिटल्स में, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए ये कार्बन के साथ बनाते हैं, 2 कार्बन के साथ बनाते हैं पाई बॉन्ड, यानी एक इसके साथ और एक इसके साथ पाई बॉन्ड बनाते हैं। ये इनकी स्ट्रक्चर होती है, जिसके अकॉर्डिंग हम चीजों को एक्सप्लेन करें तो और भी इसकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर कि यहाँ पर CO की जो स्ट्रक्चर है इसमें देखो 2 सिग्मा और 2 पाई, यानी 2 अगर हम लोग बात करें, निकिल यहाँ पर हमारे पास सेंटर में हो गया CO और C और O, यानी ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, और मेटल के साथ एक एक सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं दोनों, और एक एक कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, पाई बॉन्ड भी बना रहे हैं, है ना। और दूसरा यहाँ पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उन दोनों को स्ट्रक्चर को हम लोग यूं लिख देते हैं CO और CO। ये भी जो टेट्रा कार्बोनिल निकल है उसी की स्ट्रक्चर होती है, लेकिन उसमें बॉन्डिंग को कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। अब यहाँ पर जब ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं मेटल के पास जा रहे हैं तो चार्ज ज्यादा हो गया, चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो गई, तो वो उसको रिलीज करती है और वापस से इनके विपरीत बंधी जो कक्षक होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करती है, जो कि खाली होते हैं वहां ट्रांसफर करती है, और फिर से ये लिगेंड इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये फिर से वहां भेजेगी। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहे हैं तो बॉन्ड बन रहा है सिग्मा बॉन्ड, और जब वापस मेटल से लिगेंड की ओर आ रहे हैं तो बॉन्ड बन रहा है पाई बॉन्ड। इन सभी स्ट्रक्चर से हम लोग NiCO4 की स्ट्रक्चर शो कर सकते हैं, सभी स्ट्रक्चर एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होती रहती है ना, तो स्ट्रक्चर सभी ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर इस तरह से कर सकते हैं। तो ये तो हो गया बैक बॉन्डिंग। अगर इसको हम लोग ऑर्बिटल्स के रूप में लिखें तो देखो इसको और ऑर्बिटल्स के रूप में लिखकर भी बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेटल है, ये मेटल के भरे हुए ऑर्बिटल्स हो गए सभी, और यहां पर अगर हम लोग बात करें जो CO है हमारे पास, उसके पास ये हो गया हमारे, यानी ये अगर मेटल के खाली ऑर्बिटल्स हैं वहां पर तो इलेक्ट्रॉन आते हैं इसके भरे हुए ऑर्बिटल से कार्बन के, यानी कार्बन ने मेटल को इलेक्ट्रॉन दिए और सिग्मा बॉन्ड बनाया। अब इनके जो विपरीत बंधी कक्षक होते हैं जो कि खाली होते हैं, ठीक है, उनमें मेटल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मेटल उनमें इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो ये बॉन्ड बनता है पाई बॉन्ड, यानी बैक बॉन्डिंग। इनकी वजह से आपको पता है बड़ा तेजी से प्रोसीजर चलता है, जिसकी वजह से कंपाउंड बड़ा स्टेबल होता है। अब 2 बॉन्ड बन जाते हैं, तोड़ने में बड़ी मुश्किलें आती हैं, वो एनर्जी ज्यादा लगेगी, तो इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स क्या है, स्टेबल होता है। तो इस तरह से स्टेबिलिटी को हम लोगों ने 2 सिद्धांतों से पढ़ा, विद्युत उदासीनता सिद्धांत, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी थ्योरी जिसको बोलते हैं, और बैक बॉन्डिंग थ्योरी। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, दोनों ही अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन कर पाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी VBT सिद्धांत एक्सप्लेन करता है। ये चीज भी हम लोग पढ़ेंगे, तो किसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, VBT थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। जैसे अगर हम लोग सीधे एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं, जैसे मान लीजिए अभी मैंने बात की है आपके यहां पर FeCN6, FeCN6 एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है,
और ये मैंने लिख दिया 3 नेगेटिव। कॉम्प्लेक्स आयन हो गया, कोई भी संकुल आयन है ये। अगर इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करें कि इसके चुंबकीय गुण क्या होंगे, क्या अनुचुंबकीय होगा यानी पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा, कैसा ये हो सकता है, तो इन चीजों को हम लोग अगर एक्सप्लेन करें तो सबसे पहले देखो आयरन है यहाँ पर, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 यानी ऑर्गन 18 हो गए, 3d6 एंड 4s2 और 4p यहाँ क्या है हमारे पास बिल्कुल खाली है। इस कंडीशन में हम लोग देखें तो 6 इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास आने हैं d ऑर्बिटल्स में, 2 इलेक्ट्रॉन्स आने हैं 4s में और 3 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आएंगे, ये सॉरी 4p ऑर्बिटल्स हमारे पास रहेगा बिल्कुल खाली। यहाँ पर हम लोग आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर करने हैं, जैसा कि अभी बताया था मैंने कि 2 इलेक्ट्रॉन तो जाएंगे 4s से और 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d से। ये हो गया Fe3 पॉजिटिव के लिए। अगर साइनाइड लिगेंड हमारे पास आता है तो Cn नेगेटिव लिगेंड की प्रेजेंस में क्या होगा, आंतरिक कक्षक संकुल बनेगा। आंतरिक कक्षक संकुल का मतलब ये इलेक्ट्रॉन अंदर के कक्षकों में युग्मित हो जाएंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन्स अंदर के कक्षकों में युग्मित हो जाएंगे तो उस कंडीशन में हमारे पास इस तरह से खाली कक्षक हो जाएंगे जिनमें 6 Cn नेगेटिव लिगेंड जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देंगे और बॉन्ड बनाएंगे। ये d2sp3 ऑर्बिटल्स हैं यानी d2sp3 में संकरण है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ये सब कुछ होने के बाद अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन बचता है मेटल के ऑर्बिटल्स में तो इसका मतलब होगा कि मेटल कैसी है यानी पूरा कंपाउंड ही कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक यानी अनुचुंबकीय। और अगर एक भी नहीं बचता है, सभी पेयर्ड आ जाते हैं तो इसका मतलब वो कंपाउंड होगा डायमैग्नेटिक यानी प्रतिचुंबकीय। ठीक है, तो इस तरह से हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग चाहें तो ले सकते हैं। अगर हम लोग बात करें FeCN6 4 नेगेटिव की, इस संकुल आयन की बात करें तो देखो यहां तक तो चीजें सेम ही है, बस ऑक्सीडेशन स्टेट अब इसकी कितनी हो जाएगी, +3 की जगह +2 ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर होगी। +2 यानी केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाए हैं और बाकी 3d बाकी इलेक्ट्रॉन्स इनके कक्षकों में ही हैं। 2 ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो वो 2 इलेक्ट्रॉन हमने ले लिए, 4s के इलेक्ट्रॉन पहले बाहर निकले क्योंकि आउटर मोस्ट शेल है। तो यहां पर इनमें जो है 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे के ऐसे रह जाएंगे। जब साइनाइड लिगेंड आएगा तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स अंदर पेयर्ड हो जाएंगे और 6 Cn नेगेटिव लिगेंड जुड़ेंगे। संकरण अभी भी d2sp3 ही है, लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो गई, यहां चेंज हो गई। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अब इसकी कैसी हो गई, अब एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी चुंबकीय गुण जो हैं वो कैसे होंगे, डायमैग्नेटिक यानी प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति का ये यौगिक हो जाएगा। यानी एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए और कम से कम एक भी आ जाए तो पैरामैग्नेटिक, और अगर एक भी नहीं है तो इसका मतलब हुआ डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसकी होगी। तो इस तरह से हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं।